बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हम जी एक सेशन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स टैक्सेशन के ऊपर करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें टाइप कर दें और कोशिश करेंगे कि उसको इमीडिएटली या फिर लेटर ऑन जो है उसको रिजॉल्व करें। कुछ मैं शेयरिंग साथ करता चलता जाता हूँ। सबसे पहले है जी एक इशू आ रहा है प्रैक्टिकली, वो ये आ रहा है कि जो जॉइंट बैंक अकाउंट है ना उसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो है ना वो आ रहे हैं कि जी जॉइंट बैंक अकाउंट को रिजॉल्व किस तरह करना है। अब इशू ये है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि अगर फर्ज करें हस्बैंड का और वाइफ का जॉइंट बैंक अकाउंट है या दो पार्टियां जो भी जिनका जॉइंट बैंक अकाउंट चल रहा है, वो क्या करें कि अगर फर्ज करें हस्बैंड की कंट्रीब्यूशन सारी है तो जो बैलेंस होगा, जो ट्रांजेक्शन होगी वो भी सारी हस्बैंड की ही बुक्स में, वो बैंक अकाउंट और जो पैसा कंट्रीब्यूशन है वो हस्बैंड की वेल्थ स्टेटमेंट या रिकन्सिलेशन में, और जो कैश अकाउंट होगा वो हस्बैंड का बनाया जाएगा। इसी तरह अगर ऑन द अदर साइड अगर वाइफ कंट्रीब्यूशन कर रही है सारे पैसे, तो वो बैलेंस और सारा जो पैसा होगा वो वाइफ के अकाउंट में आएगा और उसी की वेल्थ में वो डिक्लेयर्ड होगा। जब दोनों का ज्वाइंट होगा तो बेहतर ये होगा कि दोनों के अकाउंट तो सेपरेट होने चाहिए, लेकिन अगर बैंक अकाउंट दोनों सेपरेट नहीं है, इकट्ठे हैं, जितनी कंट्रीब्यूशन वाइफ की तरफ से है वो वाइफ के बैंक अकाउंट के बैलेंस में आ जाएगा और जितना हस्बैंड की तरफ से है वो है। कंट्रीब्यूशन में से जो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि अगर इन्होंने कोई पैसा विड्रॉ किया हुआ है, जो ड्रॉ किया है, तो जरूरी नहीं कि एंड पे बैलेंस दोनों का बराबर ही इक्वली शेयर हो सकता है एक पार्टी जो है ज्यादा पैसा निकाल ले, दूसरी कम निकाले। तो बैलेंस को आपने एलोकेट करना है अकॉर्डिंग टू द जो बैलेंस उसका अवेलेबल है। फर्ज करें वाइफ की तरफ से कंट्रीब्यूशन है 50 लाख रुपए और उसने 40 लाख रुपए निकाल लिए हैं, तो बैलेंस में 10 लाख बाकी बच गया। हस्बैंड की तरफ से 50 लाख आया, उन्होंने 20 लाख निकाला, तो फिर बैलेंस में 30 लाख रुपए आ जाएगा। सो इस तरह आपको एक्चुअल डेटे की बेस पे ज्वाइंट बैंक अकाउंट जो होगा उसको ट्रीट किया जाएगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप टाइप कर दें, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको साइड बाय साइड उसको भी साथ रिजॉल्व करें। तो ये एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट को मेंटेन करने का थोड़ा सा तरीका है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं जी कि बिल्कुल अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो फिर कुछ जो शेयरिंग आप करना चाहेंगे, ओबियसली जिसने पैसे दिए हैं वो बैंक अकाउंट तो उसी का ही होगा। बैलेंस जो बचेगा, जितना वो ड्रॉ करेगा, जितना कंट्रीब्यूट करेगा, नेट उसका बैलेंस बच जाएगा। जी नेक्स्ट है जो इशू आ रहा है लोगों को, वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है। देखें अभी इशू ये है कि पहले जो सबसेक्शन 37(4)(a) था वो एग्जिस्ट करता था। उसके मुताबिक 30 जून 22 तक क्या था कि अगर इनहेरिटेड या गिफ्टेड प्रॉपर्टी थी तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ गिफ्ट जो थी वो ली जाती थी, जो कि रेसिपिएंट होता था या रिसीवर जो होता था वो उसको काउंट फॉर करता था। अब वो चूंकि वो सेक्शन खत्म हो गया, अब आ गया 79 सबसेक्शन 3 फील्ड में आ गया। अब ट्रांसफर की जो कॉस्ट होगी वही ट्रांसफर की कॉस्ट समझी जाएगी एक्चुअली जब वो डिस्पोज करेगा आगे जाके प्रॉपर्टी को। फर्ज करें फादर की तरफ से एक प्रॉपर्टी आई है जो उन्होंने खरीदी थी 20 लाख रुपए की। तो अब अगर आपका फर्दर कोई कॉस्ट नहीं आती या डिस्पोजल पे कोई एक्सपेंस नहीं आता, तो आपको जो पैसा भी आएगा, जो भी प्रॉपर्टी आएगी, उसकी आप कॉस्ट जो है वो 20 लाख रुपए है। फर्ज करें आपको प्लॉट मिला, आपने आगे 10 लाख और उसकी कंस्ट्रक्शन पे खर्च कर दिया, तो वो 30 लाख रुपए जो होगा वो आपकी वेल्थ के अंदर स्ट्रेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई डिस्पोजल पे एक्सपेंस है तो वो भी आप उसमें से अपनी डिस्पोजल कंसिडरेशन में से माइनस कर सकते हैं। तो ये एक इनहेरिटेड और गिफ्टेड प्रॉपर्टी का जो ट्रीटमेंट है वो इंटायरली अब डिफरेंट हो गया है। तो इसको ट्रांजेक्शन को करते वक्त बड़ा कीनली और बड़ा आराम से उसको चेक करें कि ये जो ट्रांजेक्शन हुई है उसको किस वैल्यू के ऊपर लेके जाना है। सो ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा मेरे पास मैं टाइप भी कर देता हूँ जी क्या क्या है। पहला जो पॉइंट हमने दिया है, एक मिनट, चले अभी अभी वो चलता है तो देख लेते हैं। बहरहाल 2 पॉइंट्स अभी मैंने दिए। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों से शेयर किया है ज्वाइंट बैंक अकाउंट का, और दूसरा मेरे सामने है जी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज और गिफ्टेड प्रॉपर्टीज। सो अब जब भी आप गिफ्ट करने लगे
और इनहेरिटेड की चीज़ें हों उसको ज़रा देख लें, क्योंकि अब लॉ वैसे तो इंटेंट ये थी कि गिफ्ट को चेक एंड बैलेंस में लाना था, लेकिन प्रॉपर्टी की भी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इसके अंदर जो है ट्रांजेक्शन जो है वो इसी चेक एंड बैलेंस के अंदर आ गई हैं। तीसरा जी जो मेजर जो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है मार्केट में वो है कि इम्प्यूटेबल इनकम का कॉन्सेप्ट। देखें, इम्प्यूटेबल इनकम का कॉन्सेप्ट जो इनकम टैक्स लॉ में है वो बेसिकली आपका जो है वो डील करता है आपका सेक्शन 4B और 4C के लिए। ठीक है, सुपर टैक्स पर्पस के लिए वो कैलकुलेट किया जाएगा, नंबर 1, यानी वर्क बैक होगा। अदरवाइज आपको अब इम्प्यूटेबल इनकम का क्रेडिट फिलहाल मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाएंगे उसी का क्रेडिट ही आपको दिया जाएगा। एक तो ये हो गया जी, मैं जरा टाइप कर दूं अंदर जी। पहला मैंने आपको दिया जी ज्वाइंट, मैं सीरियल नंबर लिख देता हूं, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ये पहला पॉइंट था जी, ये मैंने इसको भेज दिया है। दूसरा जो पॉइंट मैंने शेयर किया है वो है इनहेरिटेड एंड गिफ्टेड प्रॉपर्टीज, 2। और थर्ड मेरे पास है जी इम्प्यूटेबल इनकम, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं जी जनाब। ये तीसरा जो मेरे पास पॉइंट आ गया है वो है आपका इम्प्यूटेबल इनकम का। देखें, बात ये हो रही है, अभी मैंने कहा कि ये जो डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर आप अल्फाबेटिकली जब जाएंगे तो इम्प्यूटेबल इनकम की जो डेफिनेशन है वो उन्होंने इसके अंदर दी हुई है, वो लिखा हुआ है उसमें कि सेक्शन 4B और 4C पर्पस के लिए। इसका मतलब ये होगा। और दूसरी बात ये है कि इस पे पहले सेक्शन था 169 सब सेक्शन 4, वो अब 2004 से ओमिट हो चुका है। अब आप अपनी इनकम को वर्क बैक नहीं करेंगे, आपको एक्चुअल इनकम का ही क्रेडिट मिलेगा, चाहे वो आपकी इम्प्यूटेबल इनकम से ज्यादा हो, कम हो, बराबर हो, नेट लॉस हो, जो भी होगा अब आपको एक्चुअल बेसिस पे ही क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा जी। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप टाइप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन सवालों का भी साथ साथ जवाब दे सकूं जी। ये मेरा थर्ड पॉइंट था जी। फोर्थ है जी रिसीट ऑफ इनकम, ये भी मैं पहले टाइप करता हूं फिर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जी। फोर्थ पॉइंट है जी मेरा, ये नाम है जी रिसीट ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 69 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जी। ये मेरा फोर्थ पॉइंट है जी। एक्चुअली बात यह है कि काफ़ी जगहों पे ये कंफ्यूजन पाई जाती है कि रिसीव्ड का मतलब क्या लिया जाएगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में काफ़ी जगहों पे रिसीव वर्ड यूज हुआ है, तो उसको फर्दर जो एलोबरेट किया है वो सेक्शन 69 ने किया है। वो ये कहता है कि रिसीट ऑफ बेनिफिट या परक्विजिट या अदर जो चीज़ जब इस ऑर्डिनेंस में रिसीव्ड की जाएगी तो रिसीट का मतलब ये है कि वो मेड अवेलेबल टू द पर्सन हो, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हो, अंडर द लॉ आप उसको ले जाएं अपने पास, कोई दूसरी पार्टी ले जाए। जैसे टैक्स डिपार्टमेंट आपके फ्रीज अकाउंट में से पैसे ले लेते हैं जब डिमांड रेज हुई होती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ रिसीव्ड होना ही जरूरी नहीं है, आपके बिहाफ पे भी अगर कोई रिसीव कर लेगा या मेड अवेलेबल होगा या अंडर द लॉ कंज्यूम्ड हो जाएगा या आपकी डायरेक्शन पे कंज्यूम्ड हो जाएगा तो उसको रिसीव्ड ही समझा जाएगा अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो रिसीव्ड को बड़ी क्लियरली जरा चेक कर लीजिएगा, जब भी रिसीव्ड वर्ड आएगा तो उसको आपने सेक्शन 69 के कॉन्टेक्स्ट में जरूर देखना है जी। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, मैं देखता हूं जी कोई क्वेश्चन अगर आया है। फिलहाल तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है मैं वो टाइप कर देता हूं। वो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा जी, नेक्स्ट है जी पेंशन का, जो ये है जी नंबर 5, पेंशन इशू जी। नंबर 5 है जी पेंशन। अब पेंशन पे ना कुछ चूंकि अमेंडमेंट आ गई हैं, वैसे पेंशन सुनते ही लोगों को यही
लगता है कि ये सारा एग्जेम्प्ट होगा, जबकि ऐसे नहीं है। थोड़ा सा कानून अब बदल गया है जी। उन्होंने सेक्शन क्लॉज 8 है सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 का, उसमें अमेंडमेंट की है, और उसकी एडिशन उन्होंने की है सेक्शन 12 के 2F के अंदर जाके, कि अगर आप दो 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 तीन कंडीशन है उसको चेक करना है। एक, आपकी पेंशन जो है वो 10 मिलियन से ज़्यादा ना हो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, और आपकी एज 70 ईयर के ज़्यादा ना हो। मतलब अगर कम होगी और बराबर होगी और इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा होगी, और साथ तीसरी कंडीशन उन्होंने ये लगाई है कि आप सेम एम्प्लॉयर के पास काम नहीं करेंगे। अगर तो आपकी उम्र 10 मतलब एज 70 प्लस है, तो फिर आपकी इनकम अगर ज़्यादा भी होगी तो उस पर टैक्स नहीं चार्ज होगा, यानी पेंशन की बात हो रही है। ठीक है, इस ये मैं एक चीज़ बताते चलूँ, जो ऑलरेडी क्लोजेज अवेलेबल है सेकंड शेड्यूल में पेंशन के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अमेंडमेंट जो की गई है कि अगर आप सेम एम्प्लॉयर के पास काम करेंगे पेंशन लेके, तो वो पेंशन नॉर्मल लॉ में टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरी बात यह कि अगर आप सेम एम्प्लॉयर के पास नहीं है, 10 मिलियन से ज़्यादा इनकम है और एज आपकी 70 से कम है, तो जितना 10 मिलियन से ज़्यादा होगा उसके ऊपर 5% जो फाइनल टैक्स जो है वो उन्होंने इम्पोज कर दिया है, जो कि एम्प्लॉयर काट लेगा, और ये आपकी इनकम में फिर ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल इनकम में ऐड नहीं होगा। इनकम तो है लेकिन फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर वो चला जाएगा। जी जनाब, कुछ क्वेश्चन है, वरना मैं नया नंबर आगे आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा जी, 5 हो गए। नंबर 6 मेरे पास है जी। जी नंबर 6 वो है जी टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी जनाब, नंबर 6 पॉइंट है। जी मैं 1 बाय 1 करके इसलिए पॉइंट देता जा रहा हूं ताकि जब कोई वीडियो देखेगा या सुनेगा तो उसको पता लगेगा कि किस सीक्वेंस में चीज गई है। अब छठा जो मेरे पास पॉइंट आया है वो है टैक्स ऑन रेंटल इनकम। ठीक हो गया। अब रेंटल इनकम पे अब दो दो चीजें हैं। एक तो यह कि रेंटल जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है वो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर कवर्ड हो गया। अगर आप इसके साथ प्लांट एंड मशीनरी होगी तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। ये तो दो बातें पहले आपने ध्यान में रखनी है। अगर आप रेंटल इनकम में आएंगे तो आपको 1/5 रिपेयर अलाउंस है, और 15 के अंदर जो बाकी की डिडक्शन है वो अगर उनमें से जो एप्लीकेबल होगा वो आपको मिलेगा, अगर नहीं होगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। दो बातें। अब आपने अक्रूवल बेस पे इसको ऑफर करना है। रेंट को अगर रिसीवेबल भी है तो तब भी वो आपकी इनकम में रिटर्न में ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब कंफ्यूजन ये हो रही है कि कुछ लोग क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि जो मेरा टैक्स कटा है, और जब मैं जो मुझे रेंटल इनकम पे टैक्स कटा है ग्रॉस अमाउंट पे 155 सेक्शन में, वो बाज औकात क्या होता है, बल्कि अक्सर यही होता है कि वो आपकी जो रेंटल आप इनकम ऑफर करेंगे उसके बराबर नहीं आएगा। कभी वो उससे ज़्यादा हो जाता है, टैक्स लाइबिलिटी से बढ़ जाता है, कभी वो कम हो जाता है, यानी आपका जो है वो फिर लाइबिलिटी से कम हो गया तो फिर आपका पेएबल निकल आता है, कभी रिफंड आ जाता है। बात यह है कि जो पेयर है अगर वो प्रिस्क्राइब पर्सन है तो 155 में तो उसने तो टैक्स काट लेना है आपका। ये आपको उन्होंने ग्रॉस पे काटना है, आपने डिडक्शन माइनस करनी है, और फिर जो कटा होगा टैक्स उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो टैक्सेबल निकलेगी उसके अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं 30 मिनट से ज़्यादा का सेशन ना करें जी। फिर भी इस दौरान अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप रेज कर सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 7 मेरे पास है जी। नंबर 7 कुछ चीज़ हमने शेयर करनी है, वेल्थ स्टेटमेंट। जी नेक्स्ट 7th पॉइंट है मेरा वेल्थ स्टेटमेंट। 2-3 पॉइंट्स मैंने इसमें आपके साथ शेयर करूंगा। वेल्थ स्टेटमेंट पहली बात तो यह है कि एक्चुअल कॉस्ट पे बनाई जाती है, इसका मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है। जिस तरह बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं उसी तरह वेल्थ स्टेटमेंट भी आप डबल एंट्री सिस्टम में बनाएंगे। इसके साथ रिकन्सिलिएशन पार्ट है और कैश फ्लो आप खुद बनाएंगे, जो कि बाद में अगर रिक्वायर्ड हो तो वो आप टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको इसके साथ कंसिडर करनी। अभी रिसेंटली जी आज ही जो रिटर्न अपलोड हुई है दोबारा से, उसके अंदर उन्होंने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर एक कॉलम जो है एस्टिमेटेड फेयर मार्केट वैल्यू डाल दिया है। उसका पर्पस बेसिकली वो 7E जो डीम्ड इनकम पे टैक्स है और CVT ऑन फॉरेन एसेट्स के ऊपर जो है वो उसको चेक करना चाह रहे हैं। इसलिए वो बेसिकली जो कॉलम है, क्योंकि कुछ लोग
विदाउट 7E के फॉर्म के वो फाइल कर रहे थे। अब उन्होंने कहा जी आप वैल्यूज इसमें पुट करें, उसके बगैर फिर रिटर्न आगे जो इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास वो उसके बगैर रिटर्न आगे नहीं जा रही है। तो अब आपको एस्टिमेटेड जो वैल्यू है, जो फेयर मार्केट वैल्यू है, वो उसके अंदर डालनी पड़ेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्या है जी मेरे पास? 7 हो गया जी। नंबर 8, 8 पे क्या है जी मेरे पास? SME जी। नेक्स्ट है जी मेरे पास स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इस पे चूंकि समेडा भी इन्वॉल्व है, रिस्पेक्टेड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कोरोना की वजह से ये ऐड हुआ था, तो अभी तक कंटिन्यूड है। तो लोग इसमें मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। आपने जस्ट टर्नओवर का 0.25% और 0.5%, अगर 100 मिलियन तक टर्नओवर है तो 0.5% है अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, और रजिस्टर्ड विद दी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ। तो इसकी वो एक्सपोर्टर के लिए इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए दो चीज़ें हैं कि आप मैन्युफैक्चर के तौर पर रजिस्टर्ड हो आल, या दूसरा आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग बोर्ड के साथ जो है उसके साथ आप रजिस्टर्ड होंगे। तो फिर आपको इसमें जो 100 मिलियन तक टर्नओवर है तो 0.25% ऑफ टर्नओवर पे करना है। और अगर आपकी टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा पर 250 मिलियन से कम है तो फिर आपको 0.5% पे करना है। तो एसएमई का बेनिफिट, उसकी रिटर्न भी सेपरेट है, रेट्स भी सेपरेट है, और उसमें बेनिफिट्स भी काफ़ी दिए हुए हैं। तो उसका बेनिफिट जो है वो आप उठा सकते हैं। ये थे जी आज के जो पॉइंट्स थे 8। अब 9 नंबर की तरफ मैं जा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन अगर है तो आप इसमें दे सकते हैं जी। अच्छा जी, मैं अब चला गया हूँ 9 नंबर में। 9 नंबर मेरे पास है जी रिफंड एडजस्टमेंट जी। 9 नंबर जो पॉइंट है जी बेसिकली वो रिफंड की एडजस्टमेंट का है। अब रिटर्न के अंदर जो रॉ दी गई एडजस्टमेंट, कभी वो कुछ देता है, कभी वो उसमें नहीं एडजस्ट करने देता। बात अब ये है कि दो चीज़ें ना मिक्स हो रही हैं। 170 सेक्शन आपको ये कहता है रिटर्न फाइल करें, रिफंड का क्लेम मांगे, वो स्पेसिफाइड टाइम के बाद उसको वेरीफाई करके आपको रिफंड देंगे। लेकिन अगर आप एडजस्टमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे मुताबिक 120(1)(b है सेक्शन, जो कहता है कि आपकी जो रिटर्न है वो डीम टू बी ऑर्डर होगा, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन 171 के नीचे जो एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है उसके मुताबिक अगर आप रिफंड पे कंपनसेशन लेना चाह रहे हैं तो उस पर्पज़ के लिए ये डीम टू बी ऑर्डर नहीं होगा, तो बाकी पर्पज़ के लिए डीम टू बी ऑर्डर है। तो हमारे मुताबिक रिफंड एक सेपरेट चीज़ है और एडजस्टमेंट क्लेम करना एक सेपरेट चीज़ है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट यही है एफबीआर से कि जो जेन्युइन रिफंड है, जो जेन्युइन लोगों की पेमेंट्स हुई हुई हैं और वेरीफाइबल हैं, उनको एडजस्टमेंट की रॉ को वो इंटैक्ट करें, और जो भी फार्मूला देना है, ये मैनुअल करना है, तो उसकी परमिशन लोगों को अलो की जाए। जी जनाब, ये मेरा नेक्स्ट है जी 9 हो गया जी मेरे पास। अब पॉइंट कौन सा है जी? अब 10 नंबर पॉइंट है जी मेरा। 10 पॉइंट है जी मेरा गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान। जी ये मेरा आज का 10th पॉइंट है जी। अब असल में हो ये रहा है कि जो 37 सेक्शन है उसके अंदर अगर आप प्रॉपर्टी इनसाइड पाकिस्तान बेचेंगे तो वो कैपिटल गेन के अंदर कवर्ड है। उस पर आप गेन है या लॉस है, उसका तरीकाकार और उसकी टैक्सेशन सेपरेट ब्लॉक में है, वो सारा कुछ तो उसके अंदर गिवन है। अब सवाल ये हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान होगी उसका क्या होगा। उसमें उन्होंने उसको कैपिटल गेन से निकाल दिया है। इसका मतलब है कि अगर आप रेगुलर सेल परचेज आउटसाइड पाकिस्तान करेंगे प्रॉपर्टी की तो बिजनेस इनकम है, और अगर वो अदर देन रेगुलर बिजनेस है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जाएगा सेक्शन 39 के अंदर। ये एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा जी। नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास 11 नंबर पॉइंट जी। अच्छा जी, 11 नंबर पॉइंट यहाँ आ गया। ये है जी रिलेटेड टू
audited accounts for the purposes of section 92 of the Income Tax Ordinance 2001। जी ये आपको पता चल गया होगा, सेक्शन 92 के अंदर ना एक प्रोवाइजो ऐड की गई है। 92 रिलेट करता है अगर आपको आप किसी एओपी के मेंबर हैं तो आपको जो शेयर आएगा तो वो रेट पर्पस के लिए आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर एओपी की इनकम 300 मिलियन या उससे ज़्यादा है 2025 या उससे पिछले किसी भी साल में, तो अब एओपी को ऑडिटेड अकाउंट जो है वो रिटर्न के साथ लाजमी देने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर 1। और अगर वो ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं देंगे तो जो मेंबर होगा उसके पास जो शेयर जाएगा वो रेट पर्पस के लिए नहीं, वो टैक्स पर्पस के लिए ऐड हो जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं ये डबल टैक्स है, चूंकि नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है तो उस सूरत में फिर डबल टैक्स भी चार्ज किया जा सकता है। जी ये 92 सेक्शन जो है वो एओपी के बारे में है और ऑडिटेड अकाउंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा के आपने उसको रिटर्न के साथ फाइल करना है। जी मेरा नेक्स्ट पॉइंट आपका है 12 नंबर जो पॉइंट है मेरा पॉइंट है जी रिलेटेड टू ऑडिट, फिर ऑडिटेड अकाउंट्स ही हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 111(4)(a) of the Income Tax Ordinance 2001। जी आज का जो लास्ट पॉइंट है वो 111(4)(a) है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम आपकी इम्प्यूटेबल इनकम से ज्यादा होगी, ठीक है, एफटीआर के केसेस में, तो आपको किसी भी केस में चाहे इंडिविजुअल कंपनी या यूपी है उसको ऑडिटेड अकाउंट्स जो कि ये शो करेंगे कि आपने ये प्रॉफिट इसी एफटीआर की इनकम से कमाया है ताकि उस पर टैक्स ना चार्ज किया जा सके, तो फिर आपको ऑडिटेड अकाउंट्स हर सूरत में वो फाइल करना लाजमी होगा। तो अब आपको एफटीआर के केसेस में स्पेशली 154 जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है उसमें पाकिस्तान से बाहर आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट्स है, इंडेंटिंग कमीशन है, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स कवर्ड है, तो उसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो अकाउंटिंग इनकम आ रही है वो इम्प्यूटेबल इनकम से अगर ज्यादा है, अगर कम या बराबर है तो फिर ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं चाहिए अदर देन कंपनी के। अदरवाइज आपको तीनों केसेस में इंडिविजुअल कंपनी और एओपी जहां आपकी अकाउंटिंग इनकम इम्प्यूटेबल इनकम से ज्यादा होगी तो आपको ऑडिटेड अकाउंट जो है वो फाइल करना लाजमी होगा 111(4)(a) के अंदर। अदरवाइज वो डिफरेंशियल पे फिर आपको नॉर्मल टैक्स लगा देंगे और फिर टैक्स पेयर के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जी कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कर सकते हैं, वो मैं देखना चाह रहा हूँ। अभी तक एज सच आप लोगों का कोई क्वेश्चन जो है वो मेरे पास नहीं आया है। तो जी जनाब, अगली बात कुछ और पॉइंट्स भी मैं शेयर करता चलूँ। आपको पता है कि मैंने कॉलम का मैंने बताया वो एस्टिमेटेड वो आ गया। अब रिटर्न वैसे तो 18 अगस्त को अपलोड हुई थी तो टाइम मिलने के चांसेस बड़े ब्राइट होंगे क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने रिटर्न भी पूरी लोगों से लेनी है, तो डेट जो है उसको ऑफिशियली जो 90 डेज है वो टैक्स पेयर को मिलना चाहिए, वो लीगल राइट है टैक्स पेयर का, और वो उसकी डेट एक्सटेंड होने के चांसेस काफ़ी ब्राइट होने चाहिए, जो कि रिक्वेस्ट भी सारी बार्स कर रही हैं, चैम्बर भी कर रहे हैं कि जनाब कुछ ग्लिचेस भी चल रही हैं रिटर्न के अंदर, कहीं वो मिनिमम टैक्स दो दफ़ा ऐड हो रहा है, कहीं टैक्स ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादातर केसेस में रिटर्न जो है वो टैक्स जो है अदर देन जहाँ एक्चुअल है उसमें टैक्स जो है वो ज़्यादा कैलकुलेट कर रही है, जिसकी वजह से टैक्स पेयर को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो रिक्वेस्ट यही है एफबीआर से काइंडली इस मैटर को देखें और इसको अकॉर्डिंगली जो लॉ के मुताबिक है उसको जो टैक्स बनता है उसके मुताबिक कैलकुलेशन जो है ना वो होनी चाहिए। जैसे 148 में एडिटेबल है अपॉर्शनमेंट, इसी तरह 153 में भी होनी चाहिए। बिजली के बिल में लोग शिकायत कर रहे हैं उसका क्रेडिट नहीं पूरा मिल रहा, मिनिमम टैक्स का जो वो कैलकुलेट करता है, टैक्स डबल ऐड हो रहा है। तो इस तरह की कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिमूव होंगे लोगों को आसानी पैदा होगी। जी प्लस जो ये तो था जी आपका कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। मैं और कुछ देख लेता हूँ अगर
और कोई चीज़ अगर है, अब कोशिश करें, देखें इस सारे बजट को, सारी चीज़ों को देख के एक चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है, वो ये है कि अब आपको एक्चुअल अकाउंट्स मेंटेन ही करने पड़ेंगे, चाहे वो एनेक्चर H1 के लिए है, एनेक्चर F के, एनेक्चर J के लिए है सेल टैक्स में, चाहे वो बैलेंस शीट है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, चाहे वो इम्प्यूटेबल इनकम है, चाहे वो 92 सेक्शन है, ठीक है, किसी कैपिटल कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट है, सारा कुछ, और फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल में कन्वर्ट भी करना है। तो ये सारा जो प्रोसेस, सारी बातें जो हो रही हैं वो रियल अकाउंट्स की तरफ ही हो रही है। प्लस आपको ई इनवॉइसेस की डेट का पता चला है, वो उसके नोटिफिकेशन को ज़रा वेरीफाई कर लीजिएगा, डेट उन्होंने मजीद एक्सटेंड कर दी है RBI ने, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा स्टेप है जी। कोई क्वेश्चन है तो मैं देख लूँ जी, वरना हम आगे चलते हैं। ऐसा तो भी क्वेश्चन नहीं है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं जो है कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, आप डायरेक्टली भी मेरे साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं जी। मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ इसके अंदर, जो कॉन्टैक्ट नंबर हमारे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस के। ये मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहा हूँ जी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस के। जी ये मैंने कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दिए हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस पे टाइप भी कर सकते हैं, और हमारे साथ लाइव आके इसके साथ आप वैसे भी शेयर कर सकते हैं जी जनाब। अभी 2-3 मिनट बाकी हैं, क्योंकि 30 मिनट है, अजान भी टाइम हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना मैं इसको फिर इस सेशन को इधर ही क्लोज कर रहा हूँ जी। जी जनाब, कोशिश हमने की आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स आपके शेयर करें। एक दो पॉइंट मैं और कर देता हूँ। जब भी वेल्थ स्टेटमेंट बनानी, अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं गोल्ड को मार्केट वैल्यू के साथ। आपने मार्केट वैल्यू नहीं लेनी, जिस वैल्यू पे आपने परचेज किया था, आपने ज्वेलरी उसी वैल्यू पे शो करनी है, उसका फिर मार्केट वैल्यू के साथ ताल्लुक नहीं है। क्योंकि अगर आप उधर जाएंगे तो फिर तो गाड़ी और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बदल गई है, फिर सारा कुछ आपको बदलना पड़ेगा। तो आधी चीज़ें कॉस्ट पे, आधी फेयर मार्केट वैल्यू पे, इस तरह का कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है वेल्थ स्टेटमेंट के लिए। 116 सेक्शन है, आपने 30 जून 25 के ऊपर तक जो आपकी कॉस्ट थी उसको आपने रिकनसाइल करके, ओपनिंग बैलेंस उसमें डिफरेंस को और कैश फ्लो को करके, आपने सारी चीज़ें डबल एंट्री करके तो उसको टैली करके देना है। लास्ट 2 मिनट्स बाकी हैं जी, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ अगर कोई और चीज़ है। अच्छा, एक मैं और चीज़ बताता चलूँ, हमारी जो बुक है मैं आपको लिंक इसमें शेयर कर देता हूँ। 2018 से लेके 2026 तक की जो किताबें हैं वो हमने अपने जो ग्रुप है हमारा, मैं उसका लिंक अभी आप लोगों को शेयर करता हूँ, वो भी आप इसमें से ले लीजिएगा। तो वो बल्कि हमारा जो ग्रुप बना हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस, इसमें ग्रुप बना हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे, फाइल फोल्डर को खोलेंगे तो सारी किताबें जो आपके सामने आ जाएंगी। अब चूंकि अजान का टाइम है जी, अभी मैं क्लोज करता हूँ। आइंदा इंशाल्लाह ताला फिर जब मौका मिलेगा तो एक वीडियो शेयर करेंगे। मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।